फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि क्लार्क कॉमेट ने पृथ्वी का 75% या उससे अधिक हिस्सा नष्ट कर दिया है। 5 साल बीतने के बाद भी प्लैनेट पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया था। उसका डेब्रिस अब भी अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा था और कभी कभी गिरता रहता था। गिडी फैमिली इस इम्पैक्ट से ग्रीनलैंड में दूसरों के साथ एक बंकर में छिपकर बच गई थे। बंकर में मौजूद लोग वर्ल्ड को दोबारा रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नई रियलिटी पूरी तरह कैओटिक हो चुकी थी। रेडिएशन ने कई जगहों को जला दिया था और अचानक आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिससे लोगों को अंडरग्राउंड रहना पड़ता था। 5 साल बाद किसी तरह सब लोग नई लिविंग कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर चुके थे। अब जॉन गिडी एक इंजीनियर और एक्सप्लोरर के तौर पर काम करता है। वह एक मिशन पर है। एक एरिया चेक करते हुए उसे एक नई फिशर खुलती हुई और लावा बहता हुआ दिखता है। वह सी की ओर जाता है और शोर पर कुछ लाइफ बोट्स और एक डेस्ट्रॉयड क्रूज शिप देखता है। वह उन्हें एग्जामिन करता है, लेकिन वे सब खाली होती हैं। वह किसी यूजफुल चीज की तलाश में शिप के अंदर जाता है। बेस से उसे वार्निंग मिलती है कि एक स्टॉर्म बन रहा है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में कुछ समय लगेगा। उसे बहुत खांसी आती है और वह अपना मास्क हटा देता है। वह शिप को सर्च करता है और एक बुक के अंदर उसे एक फ्लावर मिलता है। बेस उसे इन्फॉर्म करता है कि स्टॉर्म पहले ही उस पर आ चुका है और उसे तुरंत निकलना होगा। वह शिप से भागता है और स्टॉर्म ठीक उसके पीछे होता है। वह बेस की तरफ दौड़ता है और उनसे डोर खोलने को कहता है। वे खोल देते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख सकते क्योंकि रेडियो एक्टिव स्टॉर्म अंदर आ जाएगा। वह उन्हें डोर बंद करने को कहता है। वह समय पर पहुंच जाता है और स्टॉर्म के पहुंचने से पहले क्लोज होते डोर के बीच से जंप कर जाता है। उसकी वाइफ एलिसन बेस में एक लीडर बन चुकी है। वे एक मीटिंग में हैं जहां एडम, जो लीडर्स में से एक है, बताता है कि सप्लाईज पहले से ही कम है। उसे उम्मीद है कि वे अगले साल बाहर प्लांट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर अमीना कहती हैं कि यह पॉसिबल नहीं होगा। उन्हें एयर के जरिए बेस छोड़ना होगा क्योंकि यह अब सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आइसलैंड भी गायब हो चुका है। एलिसन कहती है कि उसने सुना है कि वेस्टर्न यूरोप रिलेटिवली सेफ है क्योंकि वहां स्टॉर्म्स कम हैं, लेकिन उसे याद दिलाया जाता है कि वहां अब भी रेडिएशन मौजूद है। रेडिएशन की थोड़ी सी मात्रा भी लॉन्ग टर्म में हार्मफुल होती है। कोई क्रेटर के बारे में पूछता है। डॉक्टर अमीना समझाती हैं कि कॉमेट का मेन पार्ट जो वेस्टर्न यूरोप में गिरा था, उसने एक बहुत बड़ा क्रेटर बनाया है। अपने कलीग्स के साथ उन्होंने एस्टिमेट किया कि उससे बने माउंटेन्स और क्रेटर की डेप्थ रेडियो एक्टिव विंड्स को रोक रही हैं, जिससे वह जगह नई लाइफ के फलने फूलने के लिए सबसे अच्छी बन जाती है। लेकिन जनरल कहता है कि वह ग्रीनलैंड से बहुत दूर है और यूरोप में फियर्स फाइटिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मीटिंग के बाद जॉन एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है। वह पूछता है कि वह नई लाइफस्टाइल के साथ कैसे कोप कर रहा है। जॉन कहता है कि अब वह इसका आदी हो चुका है। डॉक्टर उसे कहता है कि वह अपने पार्टनर के साथ हर बात ओपनली शेयर करे। अचानक बंकर हिलने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाता है। जनरल कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि बंकर ने क्लार्क के इम्पैक्ट को सरवाइव किया था। वह एक अर्थक्वेक भी झेल सकता है। एलिसन फिर उस डिस्ट्रेस सिग्नल के बारे में पूछती है जो उन्हें मिला था, लेकिन एडम कहता है कि वे और लोगों को नहीं ले सकते। बंकर पहले ही फुल है। एलिसन उन्हें छोड़ना नहीं चाहती और डिसीजन को वोट में डालने की रिक्वेस्ट करती है। मेजॉरिटी वोट रेस्क्यू के फेवर में जाती है। जनरल कहता है कि वह अगले दिन एक रेस्क्यू टीम भेजेगा। एलिसन और जॉन का बेटा नेथन बंकर में स्कूल अटेंड करता है। उसे स्टार्स में इंटरेस्ट हो गया है। टीचर बताती है कि समरा कॉमेट का एक हिस्सा अब भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसा हुआ है और उसने प्लैनेट के चारों ओर एक रिंग बना ली है। जॉन अपने एक फ्रेंड के साथ वाटर प्लम्बिंग सिस्टम ठीक कर रहा होता है। वे प्लम्बिंग फिक्स कर लेते हैं और बहुत खुश होते हैं। एलिसन और उसका बेटा कम्युनिटी हॉल में जाते हैं और जॉन को ढूंढ लेते हैं। वह उसे वह फ्लावर देता है जो उसने शिप में पाया था। एलिसन उसकी एक्सप्लोरेशन मिशन को लेकर वॉरिड होती है क्योंकि वह खुद को रेडिएशन के एक्सपोज कर रहा है, लेकिन उसकी एफर्ट को एक्नॉलेज करते हुए वह उसे थैंक यू कहती है। फिर वे अपने बेटे से बात करते हैं और एलिसन बताती है कि नेथन को बाहर देखा गया था। उसका फादर उसे डांटता है और कहता है कि बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जब वह बाहर जाने के बारे में पूछता है तो चिढ़ जाता है। एलिसन कहती है कि वह बिल्कुल अपने फादर जैसा बनता जा रहा है, हमेशा बाहर जाने की चाह में, चाहे सेफ हो या नहीं, बस नाइट को एंजॉय करने के लिए। वे थोड़ा डांस करते हैं। नेथन अपने रूम में जाकर स्टार्स को देखने लगता है। उसने अपनी शीट में होल्स बना रखे हैं जिससे कॉन्स्टेलेशंस बनते हैं। अगली सुबह एक टीम रेस्क्यू मिशन के लिए निकलती है। लीडर्स और मिलिट्री पर्सनल इस मिशन को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। वे सक्सेसफुली लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और बेस की ओर लौट रहे होते हैं। जॉन अपने काम पर जाता है और अपने वॉरिड फ्रेंड को देखता है। वह दीवार में एक फिशर बनती हुई नोटिस करता है। रेस्क्यू टीम 1 सेकंड लोकेशन पर जाने की परमिशन मांगती है जहां और लोग फंसे हुए हैं। एडम कहता है कि वे और लोगों को लेने का रिस्क नहीं उठा सकते, लेकिन एलिसन इस पर डिस्कस करना चाहती है। तभी अचानक टीम से कनेक्शन टूट जाता है। बंकर जोर जोर से हिलने लगता है। पावर चली जाती है और दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। हर कोई एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को संभालता है जबकि पूरी जगह ढहने लगती है। भूकंप रुकने के बाद जॉन अपने दोस्त की मदद से उठता है
और सबसे पहले वह अपनी पत्नी की ओर दौड़ता है। वह तुरंत उसे सहारा देता है और राहत की बात यह होती है कि वह ठीक है। इसके बाद वे अपने बेटे को रेस्क्यू करने के लिए दौड़ते हैं और वह भी ठीक होता है और पहले से ही अपना मास्क लगाए तैयार रहता है। वे उससे जरूरी एसेंशियल्स और उसका इंसुलिन लेने को कहते हैं। क्योंकि वह डायबिटिक है, जॉन कुछ मास्क लेने के लिए दौड़ता है। मास्क का इस्तेमाल करते हुए वे बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एग्जिट पहले से ही भागते हुए लोगों से भरा होता है। जॉन उन्हें दूसरे एग्जिट की ओर ले जाता है, लेकिन वह कोलैप्स हो चुका होता है। हालांकि वे किसी तरह कंक्रीट के नीचे से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन वह हिलने लगता है। वे बाहर की ओर दौड़ते हैं, इससे पहले कि वह उन पर गिर जाए। बाहर लोग सी की तरफ भाग रहे होते हैं। कुछ पलों के लिए वे अपने बेटे को खो देते हैं और फिर उसे डॉक्टर अमीना की मदद करते हुए पाते हैं। इसके बाद वे सी की ओर बढ़ते हैं, जहां पहले से ही लोग लाइफ बोट्स में चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे कुछ लोगों को एडम का मास्क चुराने की कोशिश करते हुए देखते हैं और तुरंत उसकी मदद करने जाते हैं। इस कंफ्यूजन के बीच कोई जॉन का मास्क चुरा लेता है। वे किसी तरह वहां से निकलते हैं और एक खुली लाइफ बोट देखते हैं। जल्दबाजी में वे उसमें चढ़ जाते हैं और डोर बंद कर देते हैं, क्योंकि बोट फुल हो चुकी होती है, जबकि लोग अब भी अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। पायलट बोट को शोर से दूर ले जाना शुरू करता है। अचानक एक बड़ी वेव आती हुई दिखाई देती है और वे इम्पैक्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनामी शोर पर मौजूद लोगों को बहा ले जाती है, लेकिन वे अपनी बोट में सुरक्षित बच जाते हैं। अब उन्हें तय करना होता है कि कहां जाना है। उनके पास सिर्फ एक हफ्ते की सप्लाई होती है, इसलिए वे इंग्लैंड की ओर जाने का फैसला करते हैं। जॉन महसूस करता है कि रेडिएशन कम है, इसलिए वे अपने मास्क उतार सकते हैं। दिन बीतते हैं और बोट में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, लेकिन जॉन एक इंजीनियर होने के नाते बोट को ठीक कर लेता है। रात होने पर नेथन नाइट स्काई देखने का मजा लेता है। वे कॉमेट का डेब्रिस अब भी अर्थ की ऑर्बिट में फंसा हुआ देख सकते हैं। नेथन अपने पिता को स्कूल में सीखे हुए स्टार्स दिखाता है। अचानक आकाश से एक मीटियर गिरता है और वे सोचते हैं कि वह कहां गिरेगा। अगली सुबह बोट फिर रुक जाती है और पायलट बताता है कि फ्यूल खत्म हो गया है। अब वे करंट के भरोसे होते हैं। दिन बीतते हैं और हर कोई रेस्टलेस होने लगता है। तभी उनकी बोट किसी चीज से टकराती है। वे बाहर निकलते हैं और एक अंडर वाटर स्ट्रक्चर देखते हैं। जॉन कहता है कि वह इस जगह को पहचानता है, यह लिवरपूल है और आधा शहर पानी में डूब चुका है। वे बोट को जमीन की रोकते हैं और बोट से उतरकर उन्हें जल्दी शेल्टर ढूंढना होता है। वे आसपास लोगों को देखते हैं और उनका पीछा करते हैं। उन्हें एक रेस्क्यू बंकर मिलता है, जहां लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मिलिट्री एंट्रेंस को गार्ड कर रही होती है। वे गेट पर जाकर बताते हैं कि वे ग्रीनलैंड के बंकर से हैं और रिफ्यूज चाहते हैं। उनसे आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है, लेकिन सिर्फ एलिसन के पास होता है, जबकि बाकी लोग अपने आईडी खो चुके होते हैं। सैनिक बिना आइडेंटिफिकेशन उन्हें अंदर जाने नहीं देते। उनके पीछे मौजूद लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इस कैओस को देखते हुए सैनिक एडम को गोली मार देते हैं और डोर बंद करने के लिए और फायर करते हैं। इस अफरा तफरी में वे ग्रुप से अलग हो जाते हैं। एक रेडियो एक्टिव स्टॉर्म आ रहा होता है। जॉन अमीना से कहता है कि उन्हें जल्दी निकलना होगा क्योंकि एडम अब नहीं रहा। चारों मिलकर एक कार रोकते हैं और लिफ्ट मांगते हैं। ड्राइवर बदले में उसकी वॉच मांगता है, जिसे जॉन उसे दे देता है। वे रेडियो एक्टिव स्टॉर्म से बच निकलते हैं। डॉक्टर अमीना पूछती है कि क्या दुनिया हर जगह ऐसी ही है। ड्राइवर जवाब देता है कि अब दुनिया एक डेंजरस जगह है, जहां लोग सरवाइव करने के लिए मारने से भी नहीं हिचकते। ये स्टॉर्म्स कहीं से भी आ जाते हैं और अपने रास्ते में सबको मार देते हैं। वे लंदन जाने का फैसला करते हैं, जहां एलिसन की फ्रेंड मैकेंजी रहती है। उन्होंने 8 से 10 महीने पहले बात की थी और लगता है कि उसके पास सरवाइव करने के लिए सब कुछ है। नेथन डॉक्टर अमीना से पूछता है कि क्या वह क्रेटर पर यकीन करती हैं। वह कहती हैं कि हाँ, ठीक वैसे ही जैसे डायनासोर एक्सटिंक्शन इवेंट में हुआ था, जहां एक एस्ट्रॉइड ने उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन तबाही से नई लाइफ उभरी। अगर वह नहीं होता तो वे आज यहाँ नहीं होते। ड्राइवर रुक जाता है और बताता है कि वे लंदन से सिर्फ आधे घंटे दूर हैं। जॉन ड्राइवर से बात शुरू करता है और कहता है कि क्रेटर अच्छा लगता है, लेकिन शायद वह सिर्फ एक फेरी टेल है। नेथन अपने पिता के पास आता है और अचानक जमीन हिलने लगती है। जॉन सबको कुछ पकड़ने के लिए चिल्लाता है। वह नेथन को पकड़कर एक पेड़ से चिपक जाता है। उनके ऊपर से अनगिनत मीटियर्स गिरते हैं। वे सब कुछ शांत होने तक कसकर पकड़े रहते हैं। जॉन ड्राइवर को कार की ओर भागते हुए देखता है और उसे रोकता है, क्योंकि अब भी मीटियर गिर रहे होते हैं। ड्राइवर कहता है कि कार ही उसके लिए सब कुछ है और उसकी ओर दौड़ता है। उसी पल वह मीटियर डेब्रिस से टकराकर मारा जाता है। मीटियर शॉवर रुकने के बाद वे बाहर निकलते हैं, कार से अपना सामान उठाते हैं और पैदल लंदन की ओर बढ़ते हैं। वे मैकेंजी के घर पहुंचते हैं, जहां वह गन के साथ तैयार खड़ी होती है, लेकिन उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अंदर बुलाती है। घर अल्जाइमर पेशेंट से भरा होता है। वह बताती है कि उन्हें मीटियर के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वह उन्हें खुश रखने की कोशिश करती है और यही अब उसकी जिंदगी है। वे रात एंजॉय करते हैं और जॉन उससे क्रेटर के बारे में पूछता है।
तो वे कहती है कि उसने सिर्फ रूमर्स सुने हैं। उन्हें दूर से गन फायर की आवाज आती है, लेकिन मैकेंजी कहती है कि चिंता मत करो क्योंकि लंदन सेफ है। उसने उस जगह को जितना हो सके उतना सिक्योर बना दिया था। रात में सोते समय एलिसन जॉन की तेज खांसी सुनती है और उसे देखने जाती है। वह यह देखकर शॉक्ड रह जाती है कि वे खून खांस रहा है। तब जॉन उसे बताता है कि रेडियो एक्टिव एयर में एक्सप्लोरर के तौर पर काम करने का उस पर गहरा असर पड़ा है, और सच तो यह है कि उसके पास अब सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। वह नहीं चाहता कि वे इस बात की टेंशन लें। एलिसन कहती है कि ये एक हॉस्पिटल है और यहाँ उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन जॉन कहता है कि वह वहाँ मरना नहीं चाहता। उन्हें क्रेटर तक जाना ही होगा। वह अपने आखिरी दिन उन्हें एक सेफ प्लेस ढूंढने में मदद करते हुए बिताना चाहता है और अपने बेटे को एक बेहतर लाइफ देना चाहता है। अगले दिन वे निकलने की तैयारी करते हैं। मैकेंजी उन्हें एक कार और कुछ सप्लाइजर्स देती है। वह उन्हें डिफेंस के लिए एक गन देती है और जल्द निकलने के लिए कहती है। वहां से उन्हें इंग्लिश चैनल पार करने के लिए एक बोट चाहिए होगी। लंबा कार राइड होने की वजह से वे टाइम पास करने के लिए कुछ गेम्स खेलने लगते हैं। अचानक अमीना को गोली लगती है। कोई कार चुराने के लिए उन पर फायर कर रहा होता है। वे बाहर निकलते हैं और जॉन गन पकड़कर वापस शूट करता है। एक आदमी पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे गिरा देता है। उसकी एम्यूनिशन खत्म हो जाती है और एक आदमी उसकी ओर बढ़ता है। तब एलिसन मरे हुए आदमी की गन से फायर करती है। वे नेथन को चेक करते हैं जो ठीक होता है, लेकिन अमीना नहीं बच पाती। वे उसे जमीन में दफनाते हैं। जॉन उसे एक प्रॉपर बरियल देने के लिए कुछ शब्द कहता है। नेथन पूछता है कि वे मरे हुए लोगों के लिए प्रे क्यों करते हैं। जॉन कहता है कि यह आफ्टर लाइफ के लिए लक होता है। कुछ और घंटे ड्राइव करने के बाद वे इंग्लिश चैनल पहुंचते हैं, लेकिन यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा सी गायब हो चुका है और ग्रेट ब्रिटेन से फ्रांस तक ठोस जमीन बन चुकी है। पॉजिटिव साइड ये है कि उन्हें कार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वे फ्रांस की ओर ड्राइव करते हैं। कुछ घंटों बाद वे देखते हैं कि सामने एक बड़े कैनियन की वजह से सारी कारें रुकी हुई हैं। वे कार से उतरकर आगे बढ़ते हैं। सर्वाइवर्स ने कैनियन पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया होता है। वे ब्रिज के सामने पहुंचते हैं, लेकिन नेथन डर जाता है। जॉन उसे ब्रेव बनने के लिए कहता है। वे संकरे ब्रिज को क्रॉस करना शुरू करते हैं। बहुत तेज हवा चल रही होती है और माहौल डरावना होता है। अचानक तेज हवा का झोंका आता है, लेकिन वे किसी तरह होल्ड कर लेते हैं। वे ब्रिज पार करके सेंट्रल प्लेटफॉर्म तक पहुंचते हैं, लेकिन अभी कुछ और ब्रिज पार करने होते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है और उन्हें जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ना होता है। वे एक लैडर ब्रिज पर रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में एक और अर्थक्वेक आता है, लेकिन वे मजबूती से पकड़े रहते हैं। रस्सी वाला ब्रिज टूट जाता है और कई लोग नीचे गिर जाते हैं। लैडर भी हिल रही होती है। एक आदमी पीछे लौटने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ता बंद होता है। ब्रिज को गिरता देख वह उनके ब्रिज पर कूदता है और नेथन से टकरा जाता है। नेथन लैडर पकड़ लेता है और जॉन अपने बेटे को संभालता है जबकि प्लेटफॉर्म गिर रहा होता है। वे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। पूरी स्ट्रक्चर कैनियन में गिर जाती है। वे फ्रांस की ओर चलते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते कि वे सच में फ्रांस पहुंच गए हैं या नहीं, क्योंकि सब कुछ तबाह हो चुका होता है। अचानक एक आदमी उन पर गन तान देता है। जॉन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वे कोई नुकसान नहीं चाहते, वे सिर्फ क्रेटर तक जाना चाहते हैं। आदमी अपना हथियार नीचे करता है, उनसे हाथ मिलाता है और उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वह उन्हें कालाला में एक अबैंडन्ड मिल ले जाता है। उसने उस जगह को अपना घर बना लिया होता है और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करता है। वे रेडियो एक्टिव एयर को जितना हो सके फिल्टर करते हैं। वह उन्हें अपनी वाइफ और बेटी कैमिला से मिलवाता है। उसकी पत्नी पैरालाइज्ड होती है और बोल नहीं सकती। यह रेडियो एक्टिव एयर का नतीजा होता है। वे साथ में खाना खाते हैं। आदमी पूछता है कि वे क्रेटर क्यों जाना चाहते हैं। जॉन कहता है कि उन्होंने सुना है कि वह प्रॉमिस्ड लैंड है और ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है। वह बताता है कि वह जगह बेहद डेंजरस है, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस और फ्रेंच आर्मी के बचे हुए हिस्से ईस्टर्न अलायंस से लड़ रहे हैं, जो क्रेटर के रिसोर्सेज लेना चाहता है और पूरा इलाका एक इम्पॉसिबल वॉर जोन बन चुका है। रात में कैमिला नेथन को अपना रूम दिखाती है और नेथन उसे अपनी ब्लैंकेट दिखाता है, जिस पर उसने स्टार्स बनाए होते हैं। एलिसन जॉन से पूछती है कि बंकर जाते समय उसके फादर ने उसे प्राइवेटली क्या कहा था। वो बताता है कि उसने उससे एलिसन और नेथन की प्रोटेक्शन का प्रॉमिस लिया था। अगली सुबह फ्रेंचमैन उन्हें एक मैप देता है और बताता है कि वॉर से कैसे बचना है। ये मुश्किल होगा, लेकिन वेस्टर्न अलायंस के बेस पहुंचने पर जॉन को कमांडर जेनेट से मिलना होगा और उसे फोटो दिखानी होगी, क्योंकि वे दोस्त थे और वह उन्हें क्रेटर तक पहुंचने में मदद करेगा। फिर वह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वे उसकी बेटी को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि उसे भी एक बेहतर लाइफ मिलनी चाहिए। ये सुनकर एलिसन कहती है कि वे कैमिला को सेफली क्रेटर तक ले जाएंगे। कैमिला अपने पेरेंट्स को ईमानदारी से अलविदा कहती है और वे क्रेटर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में वे थोड़ा रुककर फैमिली गेम्स खेलते हैं। तभी कुछ सोल्जर्स उन्हें देख लेते हैं। वे वेस्टर्न अलायंस के होते हैं
और फ्रेंच में बताते हैं कि यह जगह सिविलियंस के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। जब बाकी लोग कंफ्यूज होते हैं तब कैमिला फ्रेंच में सोल्जर्स से कहती है कि वे कमांडर जेनेट को ढूंढ रहे हैं, जो उसके फादर के दोस्त हैं, और उन्होंने क्रेटर तक पहुंचाने का वादा किया है। सोल्जर्स कहते हैं कि आगे जाना इम्पॉसिबल है। तब जॉन उनसे हेल्प मांगता है। रात में एक सोल्जर उन्हें वॉर जोन से होकर गाइड करता है। वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस क्रिएटर के लिए बेहद फियर्स फाइट कर रहे होते हैं। सोल्जर उन्हें लो रहने को कहता है। वे किसी तरह वेस्टर्न अलायंस द्वारा एक्सकैवेट किए गए बंकर तक पहुंच जाते हैं। अनगिनत बॉडीज को पार करने के बाद सोल्जर्स उन्हें एक ट्रक तक ले जाते हैं और एक बेस कैंप पर छोड़ देते हैं, जहां कमांडर जेनेट मौजूद होते हैं। कैमिला कहती है कि वे माउंटेन्स नए हैं, इसका मतलब क्रेटर ठीक उनके पीछे है। वे देखते हैं कि कई सिविलियंस क्रेटर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। जॉन इंचार्ज व्यक्ति से बात करता है और फोटो दिखाकर कमांडर जेनेट के बारे में पूछता है। सोल्जर उसे कमांडर जेनेट की बॉडी दिखाता है। वे क्रेटर की दिशा पूछते हैं। वह कहता है कि वे मदद नहीं कर सकते और उन्हें जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन जॉन सोल्जर्स से रिक्वेस्ट करता है कि वे एक डाइंग मैन है और सिर्फ अपनी फैमिली को क्रेटर तक ले जाना चाहता है। सोल्जर अपने सबऑर्डिनेट को बस में उनके लिए जगह बनाने को कहता है। वे बस में चढ़ते हैं और आखिरकार क्रेटर के लिए डिपार्ट करते हैं। जर्नी के दौरान उनकी बस पर बैंडिट्स अटैक कर देते हैं। वे गार्ड्स को मार गिराते हैं। ड्राइवर भागने की कोशिश करता है तो उसे शूट कर देते हैं। वे बस में मौजूद लोगों को बाहर निकलने को कहते हैं और बताते हैं कि अब ये उनकी बस है। सबको फोर्स करके बाहर उतार दिया जाता है। जॉन दूसरों से आगे बढ़ने को कहता है। सबके उतरने के बाद जॉन एक बैंडिट पर अटैक करता है। उसका फ्रेंड मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लोग उसे गिरा देते हैं। बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आती है। जॉन बाहर आता है जिंदा लेकिन इंजर्ड होता है और वे उसकी केयर करते हैं। सब दोबारा बस में चढ़ते हैं और एलिसन बस ड्राइव करती है। कुछ देर बाद बस आगे नहीं जा पाती, इसलिए वे नीचे उतरते हैं और पैदल चढ़ने का फैसला करते हैं। दूसरों की मदद से जॉन पहाड़ों पर चढ़ता है। चोटी पर पहुंचकर वे विशाल इंपैक्ट क्रेटर क्लार्क को देखते हैं। जगह बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी उन्होंने सुनी थी। फर्टाइल लैंड, फ्रेश वाटर और रेडियो एक्टिव एयर से मुक्त क्लियर स्काई। ये सीन देखकर जॉन उनसे ब्रेक लेने को कहता है और वहां तक पहुंच पाने की खुशी साफ दिखती है। तभी वह जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि सबको सेफ पहुंचता देखकर उसे शांति मिल गई है। थोड़ी ही देर बाद जॉन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेथन वही शब्द दोहराता है जो एक उपयुक्त फेयरवेल बन जाते हैं और वह काइंडनेस, कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के साथ एक नई और बेहतर वर्ल्ड बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है।